मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी और आइए अब देखते हैं हकीकत क्या है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 135 मिनट तक बोले और यकीन मानिए मोदी के विरोधियों की धड़कनें तेज हो गईं। पहला घंटा नरेंद्र मोदी ने विरोधियों को समझाया और फिर आखिरी के 40 मिनट मोदी ने धुआंधार अटैक किया। नरेंद्र मोदी ने ऐसा हमला बोला कि राहुल गांधी की पार्टी के होश उड़े हुए थे। आज नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी के सारे पोल खोल दिए। राहुल गांधी ने कल जो अपने भाषण के दौरान अलग अलग मुद्राएं दिखाई थी, आज नरेंद्र मोदी ने राहुल के हर आरोपों का जवाब दिया और कांग्रेस के हर अफवाह का हिसाब भी कर दिया। अब कांग्रेस के इकोसिस्टम को आज से सतर्क रहना होगा। अब कांग्रेसी इकोसिस्टम को झूठ बोलने से पहले 100 बार सोचना होगा। नरेंद्र मोदी ने जो बातें आज कही है वो पूरे देश को सुननी चाहिए। वो मोदी के सपोर्टर्स को भी सुननी चाहिए, मोदी विरोधियों के सपोर्टर्स को भी सुननी चाहिए। इसमें आपको आने वाले 5 सालों का ट्रेलर नजर आएगा। रिपोर्ट देखिए। 24 का पहला सियासी एनकाउंटर हुआ है। सड़क पर नहीं, संसद के भीतर हुआ है। यह एनकाउंटर राहुल ने नहीं, अखिलेश ने नहीं, किसी और ने नहीं, नरेंद्र मोदी ने किया है। तुमने फेल होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। अब कांग्रेस पार्टी 2024 से एक परजीवी कांग्रेस पार्टी के रूप से जानी जाएगी। मोदी ने बच्चा किसे कहा? मोदी ने किसके लिए बालक बुद्धि शब्द का प्रयोग किया? मोदी ने यह क्यों कहा? सोमवार को संसद में बालक बुद्धि का विलाप चल रहा था। प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में शोले फिल्म का जिक्र क्यों किया? मोदी ने शोले की मौसी से जुड़ा किस्सा सुनाकर किसे टारगेट किया? मोदी ने कांग्रेस को परजीवी कांग्रेस क्यों कहा? मोदी ने कांग्रेस को अराजक पार्टी का सर्टिफिकेट क्यों दिया? मोदी ने राहुल से यह क्यों कहा, तुमसे न हो पाएगा? सदन में भी किसी के गले पड़ जाते हैं। सदन के अंदर बैठ करके आंखें मारते हैं, आंखें मारते हैं। तुमसे ना हो पाएगा। आज देश इनसे कह रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा, तुमसे ना हो पाएगा। मोदी लेफ्ट में खड़े होकर दनादन सियासी फायरिंग कर रहे थे। राहुल राइट साइड में बैठकर इधर उधर देख रहे थे। राहुल गांधी के 100 मिनट पर नरेंद्र मोदी का एक एक मिनट कैसे भारी पड़ गया। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑन कैमरा राहुल के सामने, इंडी अलायंस के हर नेता के सामने राहुल गांधी के एक एक झूठ का फैक्ट चेक कैसे कर दिया। थर्ड टर्म में संसद के भीतर अपनी पहली पॉलिटिकल स्पीच में मोदी ने राहुल को चेकमेट कैसे कर दिया। मोदी ने फुल वॉल्यूम में इंडी अलायंस के मंसूबों को मटिया मेट कैसे कर दिया। इन हरकतों को बालक बुद्धि कह करके, बालक बुद्धि मान करके हम नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, कतई नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इरादे नेक नहीं है, इरादे गंभीर खतरे के हैं और मैं देशवासियों को भी जगाना चाहता हूं। मोदी के खिलाफ 100 मिनट वाले नफरती टेप का रिमोट राहुल गांधी ने दबाया था। मोदी के खिलाफ 100 मिनट वाले हेट प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग राहुल गांधी ने की थी, लेकिन उसकी एंडिंग नरेंद्र मोदी ने की है। संसद के भीतर राहुल और राहुल के पार्टनर्स के सियासी एनकाउंटर के स्क्रिप्ट भी खुद मोदी ने ही लिखी। देश ने कल 1 जुलाई को खटाखट दिवस भी मनाया है। 1 जुलाई को लोग अपने बैंक अकाउंट चेक कर रहे थे।
के 8,500 रुपये आए कि नहीं आए, ये झूठ नैरेटिव का परिणाम देखिए। लोकसभा में मोदी की एंट्री का वक्त था ठीक शाम के 4 बजे। जिस वक्त मोदी सदन में दाखिल हो रहे थे, उस वक्त संसद में मोदी मोदी हो रहा था। लेकिन मोदी की कुर्सी के ठीक सामने जहां राहुल की कुर्सी है, लोकसभा में नेता विपक्ष की कुर्सी है, वो खाली पड़ी थी। यानी तब तक राहुल की एंट्री नहीं हुई थी। मोदी की स्पीच से पहले हैशटैग प्राइम मिनिस्टर ट्रेंडिंग था, हैशटैग राहुल हेट्स हिंदू, हैशटैग हिंदू हेटर राहुल गांधी भी ट्रेंडिंग था। लेकिन मोदी की स्पीच शुरू होने से पहले राहुल गांधी सदन से मिसिंग थे। फिर जैसे ही मोदी ने बोलना शुरू किया, राहुल की एंट्री हो गई। मगर यह एंट्री मोदी को सुनने के लिए नहीं हुई थी, मोदी को बोलने से रोकने के लिए हुई थी। राहुल कहते हैं मोदी उन्हें बोलने नहीं देते, लेकिन यहां तो उल्टा हुआ। राहुल ने, पूरे विपक्ष ने पहले मोदी को बोलने ही नहीं दिया, नॉनस्टॉप शोर मचाया, वेल में आकर बैठ गए। लोकसभा स्पीकर को टोकना पड़ गया। यह शोभा नहीं देता आपके लिए, यह उचित नहीं है संसदीय परंपराओं के अनुसार। यह तरीका ठीक नहीं है आपका। नो, यह गलत तरीका है आपका। डायरेक्शन देते आप बेल में आने के लिए लोगों को, यह आपको, यह प्रतिपक्ष के नेता है आप। नो, गलत तरीका आपका। मगर फिर जैसे ही मोदी ने बोलना शुरू किया, राहुल और राहुल के पार्टनर्स ने एक बार फिर हंगामे वाला टेप ऑन कर दिया और तब तक ऑन रखा जब तक मोदी बोलते रहे। लेकिन मोदी भी तय करके आए थे, विरोधियों के शोर और झूठ वाले फुल वॉल्यूम को अपनी सच की आवाज से दबाएंगे, और मोदी ने इसकी शुरुआत कांग्रेस से की। 4 जून से ही कांग्रेस और उसका इकोसिस्टम यह फॉल्स नैरेटिव बना रहा है कि मोदी हार गए, राहुल जीत गए। मगर आज मोदी ने इसका भी फैक्ट चेक कर दिया। किस्से, कहानियां और शोले की मौसी की कहानी सुना सुनाकर कांग्रेस का सारा कच्चा चिट्ठा खोल दिया। मैं कुछ लोगों की पीड़ा समझ सकता हूं कि लगातार झूठ चलाने के बावजूद भी उनका घोर पराजय हुआ। 24 के चुनाव में कांग्रेस के लिए भी इस देश की जनता ने जनादेश दिया है, और इस देश की जनादेश है कि आप वहीं बैठिए, विपक्ष में ही बैठो, और तर्क खत्म हो जाए तो चीखते रहो, चिल्लाते रहो। कांग्रेस के इतिहास का ये पहला मौका है जब लगातार 3 बार कांग्रेस 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाई है। कोई छोटा बच्चा साइकिल लेके निकला है, और अगर वो बच्चा गिर जाता है, साइकिल से लुढ़क जाता है, रोने लगता है, तो कोई बड़ा व्यक्ति आकर के उसके पास पहुंच जाता है और उसको कहता है, देखो चींटी मर गई, देखो चिड़िया उड़ गई, अरे देखो तुम तो बहुत बढ़िया साइकिल चलाते हो, अरे तुम तो गिरे नहीं हो। ऐसा करके उसका जरा मन ठीक करने के लिए प्रयास करते हैं, उसका ध्यान भटका करके उस बच्चे का मन बहला देते हैं। तो आजकल बच्चे का मन बहलाने का काम चल रहा है, और
कांग्रेस के लोग और उनका इकोसिस्टम आजकल ये मन बहलाने का काम कर रहा है। मुझे किस्सा याद आता है, 99 मार्क्स लेकर एक बालक घमंड में घूम रहा था और देश सबको दिखाता था, देखो कितने ज्यादा मार्क्स आए हैं। तो लोग भी जब 99 सुनते थे तो शाबाशी देते थे, बहुत उसको हौसला बुलंद करते थे। तो फिर उनके टीचर आए कि भैया किस बात की मिठाई बांट रहे हो, ये 100 में से 99 नहीं लाया, ये तो 543 में से लाया है। अब उस बालक बुद्धि को कौन समझाए कि तुमने फेल होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। कांग्रेस के नेताओं के बयानों में ये बयानबाजी ने शोले फिल्म को भी पीछे छोड़ दिया है। आप सबको शोले फिल्म की वो मौसी जी याद होगी। तीसरी बार तो हारे हैं, पर मौसी ये बात तो सही है, तीसरी बार ही तो हारे हैं, पर मौसी मोरल विक्ट्री तो है ना। आदरणीय सभापति जी, 13 राज्यों में 0 सीटें आई हैं। अरे मौसी, 13 राज्यों में 0 सीटें आई हैं, पर हीरो तो है ना। आदरणीय सभापति जी, अरे पार्टी की लुटिया तो दुबई है। अरे मौसी, पार्टी अभी भी सांसें तो ले रही है। कांग्रेस के इकोसिस्टम ने राहुल की स्पीच को सोशल मीडिया पर खूब घुमाया, मगर जब मोदी ने बोलना शुरू किया तो देख लीजिए कौन सा हैशटैग टॉप ट्रेंड हुआ। मोदी ने अपनी स्पीच में किसी का नाम नहीं लिया, राहुल नाम का जिक्र तक नहीं किया। मोदी ने सिर्फ बालक बुद्धि शब्द का प्रयोग किया। देखते ही देखते सोशल मीडिया पर बालक बुद्धि हैशटैग भी टॉप ट्रेंड करने लगा। ध्यान रहे, मोदी ने नाम नहीं लिया और कांग्रेस ने खुद ब खुद अंदाजा लगा लिया कि मोदी ने वो शब्द किसके लिए प्रयोग किया, और इसके बाद कांग्रेस खुद ही मोदी के बिछाए जाल में फंसती चली गई। वैसे सोशल मीडिया से दूर राहुल खुद उस वक्त मोदी के सामने बैठे थे, मोदी को टकटकी लगाए देख रहे थे, न चाहते हुए भी मोदी की एक एक बात सुन रहे थे। राहुल ने एक दिन पहले जो विक्टिम कार्ड खेला था, मोदी ने उस सिंपैथी वाले विक्टिम कार्ड की ऐसी हवा निकाली कि कांग्रेस के इकोसिस्टम को समझ ही नहीं आया कि कहें तो क्या कहें, करें तो क्या करें। सिंपैथी गेन करने का एक नई ड्रामेबाजी शुरू की गई है, नया खेल खेला जा रहा है। हमने कल सदन में यही बचकाना हरकत देखी है। कल यहां बालक बुद्धि का विलाप चल रहा था। मुझे मारा गया, मुझे इसने मारा, मुझे उसने मारा,
मुझे यहां मारा, मुझे वहां मारा, ये चल रहा था। सिंपैथी हासिल करने के लिए ये नया ड्रामा चलाया गया है। बालक बुद्धि में ना बोलने का ठिकाना होता है और न ही बालक बुद्धि में व्यवहार का कोई ठिकाना होता है। और जब ये बालक बुद्धि पूरी तरह सवार हो जाती है तो सदन में भी किसी के गले पड़ जाते हैं। ये बालक बुद्धि अपनी सीमाएं खो देती है तो सदन के अंदर बैठ करके आंखें मारते हैं, आंखें मारते हैं। इनकी सच्चाई आदरणीय सभापति जी अब पूरा देश समझ गया है। इसलिए आज देश इनसे कह रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा, तुमसे ना हो पाएगा। सोमवार को राहुल जो फेक स्क्रिप्ट लेकर आए थे, मोदी ने उसका पूरा फैक्ट चेक कर दिया। प्रधानमंत्री की डिक्शनरी से ऐसे ऐसे शब्द निकले कि पूरा का पूरा विपक्ष निशब्द हो गया। लेकिन इस बीच कांग्रेस की ओर से मोदी पर किया गया हमला नहीं रुका। मोदी ने विपक्ष के शोरगुल के बीच हेडफोन क्या लगाया, कांग्रेस को उसमें विपक्ष की ताकत दिख गई। मगर जल्दबाजी में कांग्रेस ये चेक करना भूल गई कि हेडफोन तो खुद राहुल ने भी लगा रखा था। फिर लोगों ने पूछना शुरू कर दिया, क्या मोदी की ताकत से राहुल डर गए? राहुल ने अपनी स्पीच में अग्निवीर स्कीम पर झूठ बोला, अयोध्या धाम पर झूठ बोला, हर लाइन में घुमा फिराकर अलग अलग मुद्दों पर ऐसी ऐसी फेक कहानी बनाई ताकि किसी तरह मोदी को घेरा जा सके, मोदी को फंसाया जा सके। मगर राहुल के झूठ वाले बाजार की पोल मोदी ने खोल दी। कांग्रेस ने झूठ को कैसे अपना हथियार बनाया है, इसकी पूरी एबीसीडी देश के सामने रख दी। राहुल ने अपनी स्पीच में एक और एंटी हिंदू टेप बजाया था, उसे बार बार दोहराया था। मोदी को टारगेट करते हुए हिंदू समाज को हिंसक बताया था। जब सदन की कार्यवाही से राहुल के वो शब्द हटाए गए तो राहुल बुरा मान गए। लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिख डाली। कांग्रेस वालों ने वो चिट्ठी घुमानी शुरू कर दी। राहुल ने अपनी गलती यहां भी नहीं मानी। उनकी पार्टी यहां भी मोदी मोदी ही करने लगी। मोदी जी की दुनिया में सच्चाई एक्सपंज हो सकती है, मगर रियलिटी में सच्चाई एक्सपंज नहीं हो सकती है। जो मैंने कहा था, जो मैंने कहना था, मैंने कह दिया, वो सच्चाई है। और एक्सपंज करें, जितना करना है करें, सच्चाई सच्चाई होती है। यहीं से तय हो गया था कि विपक्ष लोकसभा में मोदी को बोलने नहीं देगा, सिर्फ फुल वॉल्यूम में शोर मचाएगा। मोदी की पूरी स्पीच के वक्त हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। अनेक सिद्धियां हैं, लेकिन एक सिद्धि जिसने हर सिद्धियों में भी। अब इसे सोमवार की तस्वीर से कंपेयर कर लीजिए। जब राहुल बोल रहे थे तब मोदी और सत्ता पक्ष चुपचाप बैठकर राहुल की बातें सुन रहा था। कोई शोर शराबा नहीं हो रहा था। प्रोटेक्शन मिली और मैं समझाना चाह रहा हूं कैसे प्रोटेक्शन मिली। लेकिन प्रधानमंत्री के भाषण के वक्त जानबूझकर हंगामा खड़ा किया गया और उस हंगामे का ऑर्डर नेता विपक्ष की तरफ से ही आ रहा था। गंभीर बात है कि आज हिंदुओं पर झूठा आरोप लगाने की साजिश हो रही है, गंभीर षड्यंत्र हो रहा है। आदरणीय सभापति जी, आदरणीय सभापति जी, ये कहां गया? हिंदू हिंसक होते हैं, ये है आपके संस्कार, ये है आपका चरित्र, ये है आपकी सोच, ये है आपकी नफरत। इस देश के हिंदू
के साथ ये करने में ये वो लोग हैं जिन्होंने हिंदू आतंकवाद ये शब्द गढ़ने की कोशिश की थी। इनके साथी हिंदू धर्म को उसकी तुलना डेंगू, मलेरिया ऐसे शब्दों से करें और ये लोग तालियां बजाएं, ये देश कभी माफ नहीं करेगा। इनका पूरा इकोसिस्टम, हिंदू परंपरा, हिंदू समाज, इस देश की संस्कृति, देश की विरासत, इसको नीचा का मजाक उड़ाना, इसे फैशन बना दिया है और उसको संरक्षण देने का काम अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए ऐसे तत्व कर रहे हैं। सदन के कल के दृश्यों को देख करके अब हिंदू समाज को भी सोचना होगा, क्या ये अपमानजनक बयान संयोग है या कोई प्रयोग की तैयारी है? ये हिंदू समाज को सोचना पड़ेगा। मोदी ने जैसे ही राहुल के हिंदू हिंसक वाले बयान का काउंटर शुरू किया, कांग्रेस के इकोसिस्टम ने अनाप शनाप लिखना शुरू कर दिया। यह सिलसिला लगातार चलता रहा और उसमें लेकिन मोदी ने यहां भी क्लियर कर दिया, ऐसे शोर शराबों से वो डरने वाले नहीं हैं, रुकने वाले नहीं हैं। सच और झूठ के इस खेल में मोदी ने न सिर्फ कांग्रेस का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल दिया, बल्कि कांग्रेस के इकोसिस्टम को क्लियर कट मैसेज भी दे दिया, चेतावनी भी दे दी कि अब जो जैसा करेगा उसे उसी की भाषा में जवाब भी मिलेगा। इस इकोसिस्टम को चेतावनी देता हूं, मैं इस इकोसिस्टम को चेताना चाहता हूं। इकोसिस्टम की जो हरकतें हैं, जिस तरह इकोसिस्टम ने ठान लिया है कि देश की विकास यात्रा को रोक देंगे, देश की प्रगति को डिरेल कर देंगे, मैं आज इकोसिस्टम को बता देना चाहता हूं, उसकी हर साजिश का जवाब अब उसी की भाषा में मिलेगा। यह देश विरोधी साजिशों को कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। 2019 में भी मुझे ऐसा ही मुकाबला करना पड़ा, मुझे राज्यसभा में भी ऐसा ही मुकाबला करना पड़ा और इसलिए अब तो ये भी बड़ा मजबूत हो गया है, मेरा हौसला भी मजबूत है, मेरी आवाज भी मजबूत है और मेरे संकल्प भी मजबूत है। आदरणीय सभापति जी, ये कितनी ही संख्या का दावा क्यों न करते हो, 2014 में जब हम आए राज्यसभा में हमारी ताकत बहुत कम थी और चेयर का भी जरा झुकाव दूसरी तरफ था, लेकिन सीना तान करके देश की सेवा करने के संकल्प हम डिगे नहीं। मैं देशवासियों को कहना चाहता हूं, आपने जो फैसला सुनाया है, आपने हमें सेवा करने का जो आदेश दिया है, ऐसी किसी रुकावटों से न मोदी डरने वाला है, न ये सरकार डरने वाली है। जिन संकल्पों को लेकर के हम खड़े हैं, उन संकल्पों को पूरा करके रहेंगे।
हाथरस में सत्संग के बाद भगदड़ मचने से 100 से ज्यादा लोगों के मरने की आशंका है। प्रशासन ने 87 लोगों की मौत की पुष्टि भी कर दी। बाबा नारायण साकार हरि के सत्संग में करीब 40,000 लोग पहुंचे थे। सत्संग के बाद बाबा के पैर छूकर आशीर्वाद लेने की होड़ मची और तभी वहां पानी की बौछार कर दी गई। जमीन फिसलन भरी हो गई और कहते हैं कि इसी की वजह से लोग एक दूसरे के ऊपर गिरते चले गए और कुचलने की वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया। मोदी सरकार ने मृतकों के आश्रितों के लिए 2 लाख के मुआवजे का ऐलान किया है। नारायण सरकार हरि आखिर है कौन, कैसे वो बना बाबा, उसके अनुयायी कहां कहां तक फैले हुए हैं, पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। आप भी उस सत्संग में थी? क्या क्या चल रहा था? तो अचानक ही धक्का मुक्की हो गई, जगह नहीं थी पाँव धरने की, तो अचानक ही बहुत सारे लोग उनकी कर गए, उनकी तो मौत हो गई। मेरे साथ आई थी मम्मी, कैसे आ रही थी। अभी हमारे पोस्टमार्टम हाउस में जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ पे 27 सब आ चुके हैं, जिसमें 2 फीमेल हैं, 2 मेल हैं और 25 फीमेल हैं। ये उन लोगों का दर्द है जिनके अपने हाथरस में मची भगदड़ में जान गंवा चुके हैं। दिल दहला देने वाला ये हादसा हाथरस से 47 किलोमीटर दूर फुलरई गांव में हुआ है। यहाँ नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा का सत्संग चल रहा था। सत्संग में 20,000 से अधिक की भीड़ उमड़ पड़ी, लेकिन जैसे ही सत्संग खत्म हुआ, जल्दी बाहर निकलने की हड़बड़ी में भगदड़ मच गई। सत्संग में पहुंचे काफी लोग नीचे गिर गए और पीछे से आ रही भीड़ उन्हें कुचलते हुए आगे बढ़ गई। जब भगदड़ थमी तो हर तरफ सिर्फ लाशें ही लाशें थीं। सत्संग हुआ था, फिर खत्म हो गया। खत्म होने के बाद सब लोग भाग छूटे, भाग छूटे तो माँ आगे नालो, सड़क ऊंची नालो सो तो गाँव में गिरे, एक के ऊपर एक, जो दब गए, जो खत्म है गए, फिर जो लोग वागन ने खींचे पकड़ के नहीं गया। कितनी भीड़ थी? कब था? बहुत भीड़ थी। सत्संग खत्म हो गया, वहाँ पे बहुत सारी भीड़ हो रही थी। रास्ता जहाँ हो रहा था निकलने के लिए जगह नहीं थी, तो एक दूसरे हम खेत की तरफ से निकल रहे थे। वहाँ बहुत सारी बाइक खड़ी थी और मैं मम्मी दिख रही थी, तो अचानक ही धक्का मुक्की हो गई, जगह नहीं थी पाँव धरने की, तो अचानक ही बहुत सारे लोग उनकी कर गए, उनकी तो मौत हो गई। मेरे साथ आई थी मम्मी, कैसे आ रही थी। सत्संग में भैया वो एकदम जब प्रभु जी उठ के चले गए तब संगत एकदम बाटाड़ी गई। हाँ। और वहाँ कीच भी थी थोड़ी बहुत। हाँ। तो दलदल में फंस गए सब लोग, एक दूसरे के ऊपर गिर के करते चले गए। हाँ, मेरे 2 बच्चे हैं। खत्म हो गए? हाँ। कितने बड़े बच्चे थे? एक 3 साल की मेरी बिट्टू हुई काव्या। हाँ, और एक 9 साल को छोरा मेरो। भोले बाबा की सत्संग में भीड़ में दब गए, बहुत भीड़ है भैया। कितने लोगों की मौत हुई इसमें? जाने मन्ना गिनने भैया, कितने का नकी भैया, एक संग वो रुक गई तो दब गए वहाँ में। कितनी भीड़ थी वहाँ? बहुत भीड़ थी भैया। कैसे हुआ हादसा ये? भैया नीचे दब गए, बहुत पब्लिक ऊपर निकल गई। भीड़ ज्यादा थी इसलिए? ज्यादा भगदड़ मच गई? हाँ, भगदड़ मच गई, गाड़ी वाले भी आ गए। सत्संग वाली जगह पर हर कोई अपने परिवारजनों को तलाश रहा था। स्थानीय लोगों ने टेम्पो और दूसरी गाड़ियों की मदद से घायलों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया। एटा के सरकारी अस्पताल में अभी तक 27 लाशें पहुंच चुकी हैं। बड़ी संख्या में लोग घायल हैं। काफी लोगों को सिकंदराराव के अस्पताल पहुंचाया गया है। सिर्फ एटा के अस्पताल की बात करें तो मृतकों में 23 महिलाएं और 3 बच्चे और 1 पुरुष शामिल हैं। अभी हमारे पोस्टमार्टम हाउस में जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ पे 27 सब आ चुके हैं, जिसमें 2 फीमेल हैं, 2 मेल हैं और 25 फीमेल हैं। कुल सब कितने आ चुके हैं? 27। और कुछ घायल भी आए हुए हैं? घायल भी हैं। अब आपको बताते हैं कि हादसा हुआ कैसे। दरअसल जहां ये सत्संग हो रहा था वो हॉल छोटा था, उसमें 20,000 लोगों के बैठने की जगह नहीं थी। बाहर निकलने का गेट भी काफी पतला था। सत्संग खत्म होने के बाद पहले निकलने के चक्कर में भगदड़ मच गई। लोग एक दूसरे पर गिर पड़े। घायलों और मृतकों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। डॉक्टरों के मुताबिक ज्यादातर लोगों की मौत दम घुटने से हुई है। हादसे के लिए एक थ्योरी भी सामने आ रही है। वहां मौजूद कुछ लोगों का ये भी कहना है
कि सत्संग खत्म होने के बाद बाबा का काफिला निकला। इस दौरान सुरक्षा कर्मियों ने भीड़ को रोक दिया। बाबा का काफिला निकलने के बाद अचानक भीड़ को छोड़ दिया गया, जिसके बाद भगदड़ मच गई और लोग एक दूसरे के ऊपर गिरते गए। विश्व सागर जी महाराज हैं, उनकी समाधि, उनके जाने के बाद ये हादसा हुआ है। उनके सामने नहीं हुआ? नहीं, उनके सामने नहीं हुआ। वो तो निकल रहे थे। वो निकल गए। उनके जाने के बाद हुआ है हादसा। अच्छा, हाँ। क्या हुआ था? ये रोड के किनारे खड़े हुए थे, धक्का लगा, वो नीचे गिरते हुए चले गए। एक दूसरे के ऊपर गिरते चले हुए, नीचे जो लोग दब गए वो निकल नहीं पाए। कम से कम 100 आदमी थे, कम से कम नीचे दबे हुए हैं वो। यहाँ लाखों की संख्या में थे लोग। तो व्यवस्था नहीं थी क्या? व्यवस्था थी, मगर इनके गुरु आए, गुरु जाने के बाद में यहाँ उनकी गाड़ी के पीछे भगदड़ मची, उसमें दब के मर गए। एक्सीडेंट नहीं हुआ यहाँ पर, ऐसे गुरु की गाड़ी गई थी ना, तो वो जा रहे थे कि हमारे प्रभु गए, ये भागे, उसमें दब गए, एक से ऊपर चढ़ गए वो। नहीं, मुगलगढ़ी मैं नहीं आया था, मेरी माता जी आई थी। माता जी कितने बजे आई थी? माता जी सुबह से आई थी 10 बजे करीब। तो इसमें जो घटनाक्रम में क्या घटना घटी? इसमें घटनाक्रम में यह है कि अंदर कोई घटना नहीं हुई है। घटना जो भी हुई है वो पुलिस प्रशासन की वजह से रोड पे घटना हुई है। पुलिस प्रशासन ने जो है मुस्तैदी से अपना काम नहीं किया है। हमारी मांग ये है कि देखिए, जैसे कि अभी यहाँ पे 70% लोग मरा है ना, उसमें इसके हॉस्पिटल के खिलाफ FIR होनी चाहिए। DM साहब के नाम FIR होनी चाहिए पहले नंबर। तो दूसरे नंबर भोले बाबा के खिलाफ होनी चाहिए। अब आपको बताते हैं उस बाबा के बारे में जिनके सत्संग में ये हादसा हुआ। बाबा का असली नाम नारायण साकार हरि है। वो एटा जिले की पटियाली तहसील के गांव बहादुर नगरी के रहने वाले हैं। उन्होंने 26 साल पहले सरकारी नौकरी छोड़कर प्रवचन शुरू किया था। बाबा दावा करते हैं कि पहले वो खुफिया विभाग में नौकरी करते थे। साकार विश्व हरि भोले बाबा के अनुयायी पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और उत्तराखंड में ज्यादा है। हाथरस की घटना की जांच के लिए ADG आगरा और अलीगढ़ कमिश्नर की टीम बनाई है। बाबा के सत्संग में कितने लोगों के शामिल होने की इजाजत थी, इसका खुलासा जांच के बाद होगा। लेकिन बाबा का विवादों से पहले भी नाता रहा है। बाबा के सत्संग में हमेशा से हजारों की भीड़ उमड़ती रही है। देश में कोरोना की लहर चल रही थी। उस समय फर्रुखाबाद में मई 2022 में इनके सत्संग का आयोजन किया गया था। जिला प्रशासन ने सत्संग में सिर्फ 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी थी, लेकिन कार्यक्रम में 50,000 से ज्यादा लोग शामिल हुए। शहर में इतनी भीड़ उमड़ी कि यातायात व्यवस्था ठप हो गई। उस समय भी आयोजकों के खिलाफ केस दर्ज कराया गया था। नारायण साकार हरि सत्संग करता था, लेकिन उसके ऊपर कई आपराधिक मुकदमे भी दर्ज थे। उसका सत्संग सुनने के लिए रोजाना हजारों लोग आते हैं। आज भी ऐसा ही कार्यक्रम था। श्रद्धालुओं को कार्यक्रम स्थल तक लाने का तरीका भी यूनिक था। बाबा की बकायदा एक टीम थी। आयोजन से जुड़ी एक एक जानकारी भक्तों को दी जाती है। भक्त बाबा के प्रवचन वाली जगह पर कैसे पहुंचेंगे ये बताया जाता है। ट्रेन कहां से मिलेगी, बस कहां से मिलेगी ये बताया जाता है। लोकेशन से दूरी और लोकेशन की पूरी जानकारी दी जाती है। आज जो प्रवचन हुआ उसका नाम मानव मंगल मिलान था। इस समागम में बाबा ने अपनी पत्नी के साथ प्रवचन दिया था। अनुपम जी हमारे साथ हैं जो ADG हैं आगरा जोन की। मैम, कितनी अब तक जो है आधिकारिक तौर पर पुष्टि हुई है डेथ की? करीब 60 के करीब यहाँ पर बताई जा रही है। CHC सिकंदरा राव में 27 एटा में मृत बॉडीज ऑलरेडी पहुँच चुकी हैं। उपचाराधीन यहाँ पर 15 और एटा में 3। उन सभी को प्राथमिकता के आधार पर उपचार दिया जा रहा है। अधिकांश की तबीयत ठीक है। जो 2-4 की तबीयत नाजुक थी उनको आगरा और अलीगढ़ के लिए रेफ़र कर दिया गया है। एम्बुलेंसेस की पूरी व्यवस्था कर ली गई थी। उनको प्राथमिकता पर उपचार के लिए, बेहतर उपचार के लिए रवाना कर दिया गया है। यहाँ पर भी जितनी तत्परता से हम कार्रवाई आइडेंटिफिकेशन की, मृत जो श्रद्धालु थे उनकी आइडेंटिफिकेशन की, फोटोग्राफी की, वो सारी यहाँ पे कार्रवाई कर ली गई है। और सभी एम्बुलेंस के माध्यम से 3-4 जगह जहाँ पर पोस्टमार्टम की कार्रवाई तत्परता से हो सके, ताकि वो शोकाकुल परिवार उनसे जल्दी से जल्दी उनके साथ मिलाप हो सके, ये हम पूरी व्यवस्था कर रहे हैं। आज जो हादसा हुआ उसके पीछे बाबा के शिष्यों की लापरवाही की भी बात सामने आ रही है। कार्यक्रम की सुरक्षा के लिए 72 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई थी। अंदर की व्यवस्था की जिम्मेदारी आयोजकों की थी, लेकिन अनुमान से अधिक भीड़ आने की वजह से अफरा तफरी मच गई।
LIU की जो बेसिक रिपोर्ट होती है किसी भी आयोजन से पहले, उसको भी दरकिनार करते हुए जो है ये परमिशन दी गई। 40,000 के करीब वहां पर लोग, कितने लोग थे एग्जैक्ट नंबर? करीब 1.5 से 2 लाख की भीड़ बताई जा रही है। और ये सब बातें जो आप कह रहे हैं ये कहा सुनी बातें हैं। जैसा कि मैंने बताया कि ये जांच का विषय होता है, इसमें अवश्य निष्पक्ष रूप से जांच की जाएगी, पारदर्शिता से जांच की जाएगी और उसके बाद आपको अपडेट किया। आयोजक पुलिस के संपर्क में है, आयोजकों को डिटेन किया है? जी जी, इसमें पूरी कार्रवाई जो अग्रिम होनी चाहिए वो हो रही है। कितने लोगों को डिटेन किया गया अभी तक? इसकी मैं आपको खुलासा बाद में करूंगी, इस पर कार्रवाई हो रही है। हादसे में मृतकों और घायलों की संख्या इतनी ज्यादा है कि हाथरस के आसपास के जिलों को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। अलीगढ़ के JN मेडिकल कॉलेज में पुलिस और प्रशासन की टीम पहुंच गई है। हादसे की जानकारी मिलते ही जिला प्रशासन एक्टिव हो गया। CM योगी ने घटना पर दुख जताया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। हाथरस में घायलों का इलाज चल रहा है। हमारे साथ एक घायल महिला भी हैं जो उस वक्त वहां पे थी। क्या नाम है आपका? सावित्री। सावित्री जी, क्या हुआ था पूरा मामला? भैया वीरा में गिरी, 3-4 बार गिर गई से जनता से करी मेरे ऊपर में लेकर गई से पसड़ियाँ टूट गई, गोड़ा में लग गई, ऐसे कर गए। हंसा बहु दमाद हुए संग, बिटिया आई संग, बाको बेटा है। अब बेटा को पता होना है कहा वो कहा न वो कहू ना कोई पहन लो। कितनी भीड़ थी? हाँ बहुत भीड़ रही, किड़ोने की भीड़ रही भैया। बाबा रुके वहाँ से या भाग गए? नहीं बे तो हते के बाद गए सब लोग। ताए तो रही बिटिया गई, मेहमान गए, और बाको बेटा गो बिना की मम्मी गई, बस हते। अब पता ना है बा बेटा को कहा वो कहा न वो, कहू को पता ना है। सिकंदराऊ CHC के बाहर चारों तरफ लाशें ही लाशें नजर आ रही हैं। बीच में रोते बिलखते परिजन हैं। हालात इतने भयावह थे, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लाशों को चादर से ढकने तक की व्यवस्था नहीं थी। CM योगी ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार की आर्थिक सहायता देने के निर्देश दिए हैं। CM योगी के अलावा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हादसे पर दुख जताया। सवाल ये कि इतने बड़े पैमाने पे इतने लोगों की जान जाना, आखिरकार सरकार क्या कर रही थी? और सरकार की जानकारी में होने के बाद भी इतनी बड़ी घटना हो जाए, बहुत दुखद है। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि अगर किसी आयोजन में इतने लोग इकट्ठे हो रहे हैं या इतने लोग आने वाले हैं, तो आखिरकार उनकी सुरक्षा, उनकी व्यवस्था के लिए सरकार ने क्या किया, ये सबसे बड़ा प्रश्न लगता है। देखिए, जब तक आप किसी आयोजन पे शुरुआत में से लेकर के अंत तक ध्यान नहीं देंगे तो ऐसी घटना ही होंगी। इसके लिए जिम्मेदार अगर कोई है तो वहाँ सरकार जिम्मेदार है। नारायण साकार हरी सिर्फ प्रवचन ही नहीं करता था, सियासत से भी उसका गहरा कनेक्शन था। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भले ही हादसे के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, लेकिन वो भी 3 जनवरी 2023 को उसके प्रवचन में हाजिरी लगा चुके हैं।